एग्जाम से ठीक एक रात पहले की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि पूरे साल भर की किताबें बस मेज पर पड़ी होती हैं और अचानक से रात के 2 बजे पढ़ाई शुरू हो जाती है ना? बिल्कुल, मतलब रात के 2 बजे अचानक इंसान को लगता है कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर हम इंसान सच में इतने ही लॉजिकल और समझदार जीव हैं, तो हम पूरे साल थोड़ा थोड़ा क्यों नहीं पढ़ते? हाँ, क्योंकि उस रात कोई लॉजिक काम कर ही नहीं रहा होता। वही तो, वहां सिर्फ एक चीज काम कर रही होती है, और वो है डर। जब तक फेल होने का डर हावी नहीं होता, किताबें नहीं खुलती। सही बात है। और ये एक ऐसा कड़वा सच है जो सिर्फ छात्रों पर नहीं बल्कि हम सब की पूरी जिंदगी पर लागू होता है। बिल्कुल। हम हमेशा ये मानते हैं कि हमारे फैसले बहुत सोच समझ कर लिए जाते हैं, लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में हम डेविड जे लिबरमान की किताब द साइकोलॉजी ऑफ इमोशन के जरिए इसी बात को डीकोड करने वाले हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा ये जो लॉजिकल दिमाग है ना, ये दरअसल एक बहुत बड़ा धोखा है। धोखा? मतलब हमारा दिमाग हमें ही बेवकूफ बना रहा है? बिल्कुल। ये धोखा इतना गहरा है कि हम इंसान इसे ही अपनी असलियत मान बैठे हैं। लिबरमैन बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हम लॉजिक के आधार पर फैसले लेते ही नहीं हैं। फैसले तो भावनाएं लेती हैं। अच्छा, तो दिमाग क्या करता है फिर? इसे समझने के लिए ना एक अदालत का दृश्य दिमाग में लाते हैं। मान लेते हैं कि हमारा दिमाग एक वकील है और हमारी जो भावनाएं हैं वो एक जज की तरह है। रुको रुको, एक मिनट। अगर भावनाएं जज हैं, तो अदालत में बहस किस बात की हो रही है? जज तो सारी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाता है ना, तो फैसला तो हो चुका होगा। यही तो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जज यानी हमारी भावनाएं बिना किसी दलील के पहले ही अपना फैसला सुना देती हैं कि उसे क्या चाहिए। अच्छा। और हमारा जो दिमाग है, जो वकील बना बैठा है, उसका काम सिर्फ इतना है कि वो जज के उस पहले से तय फैसले को सही साबित करे। उसके लिए वो झूठे सच्चे सबूत, लॉजिक और दलीलें गढ़ना शुरू कर देता है। अरे बाप रे, ये बात तो थोड़ी चुभने वाली है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, पिछले महीने ही मैंने एक बहुत महंगी स्मार्ट वॉच खरीदी थी। और मैंने खुद को ये समझाया था कि यार ये तो मेरी हेल्थ ट्रैक करेगी, सालों साल चलेगी। मतलब मैंने इसे एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट माना था। तो क्या वो सच में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट थी? अब मुझे लग रहा है कि क्या वो सारा लॉजिक सिर्फ एक दिखावा था? क्या वो खरीदारी असल में मेरे ईगो या दुनिया को खुद को बेहतर दिखाने की भावना ने की थी? अगर ईमानदारी से देखा जाए तो हाँ, इन्वेस्टमेंट या क्वालिटी सिर्फ एक कवर अप था। खरीदारी उस ईगो ने की थी और दिमाग ने तुरंत एक पीआर मैनेजर की तरह काम करना शुरू कर दिया। पीआर मैनेजर? हाँ, एक पीआर मैनेजर की तरह, ताकि खुद को और दुनिया को ये सफाई दी जा सके कि भाई ये तो एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला था। मतलब मेरा ही दिमाग मेरा पीआर मैनेजर बनकर मेरी गलतियों पर पर्दा डाल रहा है। ये तो खुद को ही बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है? हम सीधे ये क्यों नहीं मान लेते कि हाँ भाई, मैंने ये काम ईगो में आकर किया या गुस्से में किया? क्योंकि अगर इंसान ये मान ले कि वो इर्रेशनल है या वो बिना सोचे समझे काम करता है, तो उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती है। अच्छा, वो खुद को बेवकूफ नहीं मानना चाहता। सही कहा। मनोविज्ञान में से कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। इंसान हमेशा खुद को एक समझदार व्यक्ति के रूप में देखना चाहता है। तो जब उसकी भावनाएं कोई बेवकूफी भरा फैसला लेती है ना, तो वो बेचैन हो जाता है। और उस बेचैनी को मिटाने के लिए उस बेचैनी को मिटाने के लिए दिमाग तुरंत लॉजिक का एक झूठा किला खड़ा कर देता है। और सच कहूं तो ये भ्रम बहुत खतरनाक है। खतरनाक क्यों है? मतलब अगर किसी को एक महंगी घड़ी पहनकर खुशी मिल रही है और वो खुद को एक झूठी कहानी सुना रहा है, तो इसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जब तक कोई ये मानता रहेगा कि वो पूरी तरह से लॉजिकल है, वो अपनी गलतियों को कभी सुधार ही नहीं पाएगा। अरे हाँ, वो तो बार बार वही करेगा। बिल्कुल, वो बार बार वही गलत फैसले लेगा और हर बार उसका पीआर मैनेजर एक नया बहाना तैयार कर लेगा। रिसर्च बताती है कि लोगों के 80% से ज्यादा फैसले सिर्फ बाहरी दुनिया के अप्रूवल के लिए होते हैं। 80%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना? जब तक ये स्वीकार नहीं किया जाता कि पहला डिसीजन हमेशा इमोशन से होता है, तब तक इंसान बस एक कठपुतली बना रहता है। अगर हम कठपुतली हैं, तो क्या हम अपने ही अंदर एक कैदी की तरह जी रहे हैं? क्योंकि बाहर से देखने पर तो भाई हर कोई खुद को बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग दिखाता है। वो जो तथाकथित मजबूती है ना, उसकी परत बहुत पतली होती है। मतलब हम अगर सोचें, अगर व्हाट्सएप पर किसी का ब्लू टिक आ जाए, वो इंसान मैसेज पढ़ ले और रिप्लाई ना करे, ओहो,
ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। हाँ, और सिर्फ इतनी सी बात से किसी छात्र की रातों की नींद उड़ जाए, वो बार बार फोन चेक करे, तो वो इंसान स्ट्रांग कैसे हुआ? वो तो पूरी तरह से बेबस हो गया। मतलब एक छोटे से नीले निशान ने उसकी पूरी मेंटल स्टेट को हाईजैक कर लिया। यही असलियत है। अगर किसी के एक बार इग्नोर कर देने से किसी की अपनी नजरों ने वैल्यू यानी सेल्फ वर्थ गिर जाती है, तो वो बस दूसरों के वैलिडेशन का मोहताज है, गुलाम है वो। इसे इस तरह देखते हैं, जिंदगी एक कार है और इंसान को लगता है कि वो खुद स्टीयरिंग पकड़े हुए है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में इंसान सिर्फ पीछे की सीट पर बैठा एक पैसेंजर है। कार को असल में भावनाएं चला रही हैं। अच्छा। और अगर गुस्सा आ जाए तो वो एक्सीलेटर पर पैर रख देता है, डर लगे तो ब्रेक मार देता है, और हम बस पीछे बैठकर ये भ्रम पाल लेते हैं कि मंजिल हमने चुनी है। एकदम सही एनालॉजी है। लेकिन रुको, अगर भावनाएं ही गाड़ी चला रही हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि खुद को इमोशनलेस बना लेना ही सबसे सुरक्षित तरीका है? क्या हमें सारी भावनाएं खत्म करके एक मशीन या रोबोट बन जाना चाहिए? नहीं, भावनाएं खत्म करना समाधान नहीं है। वो तो इंसान को एक पत्थर बना देगा। तो फिर मजबूत इंसान कौन है? मजबूत वो इंसान नहीं है जिसमें भावनाएं ना हो, बल्कि वो है जिसे भावनाएं आती तो है, लेकिन वो उनका गुलाम नहीं बनता। तो इस गुलामी से कैसे बचा जाए? इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने का सबसे कारगर तरीका है 5 सेकंड के पॉज का नियम। 5 सेकंड का पॉज? सिर्फ 5 सेकंड रुकने से इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता है? इसके पीछे बहुत ही ठोस न्यूरोलॉजी काम करती है। हमारे दिमाग के 2 मुख्य हिस्से होते हैं। एक है अमिगडाला, जो हमारी भावनाओं का केंद्र है, जो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। बिल्कुल। और दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे लॉजिक और सोचने समझने का केंद्र है, लेकिन ये थोड़ा धीमा होता है। अच्छा, तो जब कुछ होता है तो जब कोई भड़काने वाली स्थिति आती है तो अमिगडाला तुरंत हावी हो जाता है। उन 5 सेकंड के अंतराल में हम अमिगडाला को शांत होने का मौका देते हैं और अपने लॉजिकल हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ऑनलाइन आने का समय देते हैं। मतलब वो 5 सेकंड का पॉज हमारे दिमाग के उस असली समझदार हिस्से को बूट अप होने का टाइम देता है। हाँ। तो जो इंसान वो 5 सेकंड रुक गया, उसने अपनी भावनाओं को बाईपास कर दिया। बिल्कुल। अब वो रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्ड करेगा। बिल्कुल सही। जब इंसान ये पॉज लेना सीख जाता है ना, तो वो पीछे की सीट से उठकर ड्राइवर की सीट पर आ जाता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। अब जब हम दिमाग के हिस्सों की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए इस इंजन के बोनेट के अंदर गहराई से झांकते हैं। लिबरमैन ने विज्ञान और बायोलॉजी के नजरिए से भावनाओं को कैसे समझाया है? मतलब असल में ये भावनाएं शरीर के अंदर होती क्या है? विज्ञान की भाषा में हमारा दिमाग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल फैक्ट्री है। हम जिसे अपना मूड या फीलिंग कहते हैं, वो हवा में नहीं बनती। हवा में नहीं बनती? नहीं, वो शरीर के अंदर चल रही एक रासायनिक प्रतिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन का सीधा परिणाम है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। मतलब अगर कोई ट्रैफिक में फंसा है और पीछे से किसी ने लगातार हॉर्न बजाकर उसे गाली दे दी, अचानक शरीर में जो आग लगती है, मुट्ठियां तन जाती हैं, वो क्या है? वो गुस्सा असल में एड्रेनालिन नाम का रसायन है। एड्रेनालिन? हाँ, देखिए, हजारों साल पहले जब इंसानों पर कोई जंगली जानवर जैसे शेर हमला करता था, तो दिमाग शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करने के लिए एड्रेनालिन छोड़ता था, जिसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। बिल्कुल। इससे दिल की धड़कन तेज होती है और मांसपेशियों में खून का बहाव बढ़ जाता है, ताकि इंसान अपनी जान बचा सके। लेकिन आज के जमाने में ट्रैफिक जाम में शेर तो है नहीं। हमारे दिमाग का वो पुराना हिस्सा आज भी शेर के हमले और ट्रैफिक जैम की गाली में फर्क नहीं कर पाता। अरे हाँ, उसे लगता है कि जान खतरे में है, इसीलिए वो एड्रेनालिन का सैलाब छोड़ देता है। ये सिर्फ एक केमिकल का बहाव है, हमारी असली पहचान नहीं। ये तो गुस्से की बात हो गई। वाह। और खुशी? जब किसी छात्र का प्लेसमेंट हो जाता है या एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो अचानक पूरी दुनिया खूबसूरत क्यों लगने लगती है? वो डोपामाइन का जादू है। ये दिमाग का रिवॉर्ड केमिकल है। अच्छा, इनाम वाला केमिकल? हाँ, जब हम कुछ अचीव करते हैं तो दिमाग ये रसायन छोड़ता है, जो हमें बहुत अच्छी और संतुष्ट फीलिंग देता है। इंसान को लगता है कि सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। और वो डर जो आजकल छात्रों में सबसे ज्यादा देखा जाता है, मतलब मेरा क्या होगा, करियर सेट होगा या नहीं, क्या मैं बाकियों से पीछे रह जाऊंगा, ये जो लगातार चलने वाली घबराहट है, इसे कैसे डिकोड करेंगे? ये कॉर्टिसोल का खेल है। इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। एक छात्र जब लगातार अपने भविष्य के बारे में नेगेटिव सोचता रहता है, तो उसका शरीर लगातार कॉर्टिसोल बनाता रहता है। तो इसी से स्ट्रेस होता है? बिल्कुल। ये क्रॉनिक स्ट्रेस या बर्नआउट का कारण बनता है।
शरीर हमेशा एक खौफ में जीता है, जैसे कोई खतरा बस आने ही वाला हो। ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। कैसे? मतलब अगर किसी दिन लग रहा है कि जिंदगी में सब बर्बाद हो रहा है, मैं किसी लायक नहीं हूं, तो हो सकता है कि असल में जिंदगी खराब ना हो सकता है कि सिर्फ रात को नींद पूरी ना हुई हो या बहुत ज्यादा जंक फूड खा लिया हो जिससे शरीर में रसायनों का बैलेंस बिगड़ गया हो। यही सबसे बड़ी सीख है इस गहन विश्लेषण की। लोग अपने खराब मूड को अपनी पूरी जिंदगी की सच्चाई मान लेते हैं। हाँ, हम तो ऐसा ही करते हैं। जबकि असलियत में कई बार सही डाइट, 8 घंटे की अच्छी नींद और थोड़ी सी एक्सरसाइज से इस पूरी केमिस्ट्री को बैलेंस किया जा सकता है। कमाल है। जब ये समझ आ जाता है कि ये जो गुस्सा या उदासी है, ये मैं नहीं हूँ, ये सिर्फ एक टेम्पररी केमिकल रिएक्शन है, तब इंसान सही मायने में खुद को आज़ाद महसूस करता है। लेकिन एक उलझन है। क्या? अगर भावनाएं सिर्फ केमिकल्स हैं और वो अपने आप में बुरी नहीं हैं, तो फिर इतना नुकसान क्यों होता है? इन भावनाओं के कारण ही तो लोगों के रिश्ते टूटते हैं, करियर बर्बाद होते हैं। नुकसान भावनाओं के होने से नहीं होता, नुकसान होता है उनके गलत इस्तेमाल से या फिर बचपन से की गई उस गलत ट्रेनिंग से, जहां हमें सिखाया जाता है कि भावनाओं को दबाना है। दबाना। हाँ, भावनाएं असल में रॉ एनर्जी या कच्ची ऊर्जा है, बिल्कुल बिजली की तरह। बिजली मतलब वो जो करंट पैदा करती है? हाँ, बिजली का कोई अपना स्वभाव नहीं होता कि वो अच्छी है या बुरी। अगर उस बिजली को सही तारों के जरिए एक बल्ब में लगाया जाए तो वो कमरे को रोशन कर देगी। सही बात है। लेकिन अगर उसी बिजली के नंगे तार को कोई पकड़ ले तो उसे भयंकर करंट लगेगा और जान भी जा सकती है। बाप रे। हमें बचपन से सिखाया जाता है गुस्सा मत करो, डरो मत, रोना कमजोरी है। ये ऊर्जा को दबाने की कोशिश है। और जब ऊर्जा को दबाया जाएगा तो वो अंदर ही अंदर शॉर्ट सर्किट करेगी या किसी दिन भयंकर विस्फोट बनकर बाहर निकलेगी। तो फिर इसका सही तरीका क्या है? इन भावनाओं को, इस ऊर्जा को हम एक हथियार या टूल की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसे वेपनाइज करने का मतलब है इस ऊर्जा को सही दिशा देना। गुस्से को ही लेते हैं। गुस्सा कोई बुरी चीज नहीं है, ये एक बहुत ही हाई ऑक्टेन फ्यूल है, एक ईंधन है। बास्केटबॉल लेजेंड माइकल जॉर्डन का उदाहरण देखिए। अच्छा, वो क्या करते थे? जब उन्हें गुस्सा आता था या कोई उनकी इंसल्ट करता था तो वे उस गुस्से से चीजें नहीं तोड़ते थे, वे उस गुस्से की पूरी आग को अपने खेल में झोंक देते थे। मतलब गुस्से को एनर्जी बना लिया। बिल्कुल। छात्रों को भी यही करना चाहिए। अगर गुस्सा आए तो उसे लड़ाई में बर्बाद करने के बजाय उस एनर्जी को पढ़ाई में, जिम में या किसी जटिल प्रोजेक्ट को क्रैक करने में लगा देना चाहिए। ये तो गुस्से का इस्तेमाल हुआ। लेकिन डर का क्या? डर तो इंसान को पीछे खींचता है ना? डर हमें पीछे नहीं खींचता, हम डर से भागते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं। डर असल में एक कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र है। कंपास? कैसे? जहां सबसे ज्यादा डर लगता है वहीं सबसे ज्यादा ग्रोथ छिपी होती है। अगर स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो इसका मतलब है कि स्टेज पर जाना ही मजबूत बनाएगा। डर एक सिग्नल है जो बताता है कि किस चुनौती का सामना करना है। और उदासी? क्या उदासी का भी कोई फायदा हो सकता है, जिसे हम अक्सर बस डिप्रेशन से जुड़कर देखते हैं? उदासी इवोल्यूशन द्वारा दिया गया एक रीसेट बटन है। रीसेट बटन? हाँ। जब शरीर में सेरोटोनिन गिरता है और हम उदास होते हैं तो प्रकृति हमें ये संदेश दे रही होती है कि अब रुक जाओ। ये शरीर का तरीका है हमें बाहरी दुनिया के शोर से काट कर खुद पर फोकस करने का। तो मतलब उदास होना बुरा नहीं है? बिल्कुल नहीं। उदासी खुद को कमरे में बंद करके रोने के लिए नहीं है, ये गहरे आत्ममंथन के लिए है। दुनिया की सबसे बेहतरीन कला, सबसे गहरी किताबें और सबसे बड़े आविष्कार अक्सर उदासी के पलों में ही सामने आए हैं, क्योंकि उस वक्त इंसान बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सबसे गहराई में सोच पाता है। इसे अपनी जिंदगी में उतारने का कोई साफ तरीका है? हाँ, लिवेमैन ने एक बहुत ही व्यवहारिक 4 कदम का फ्रेमवर्क दिया है। पहला है पॉज, यानी रुकें और 5 सेकंड का नियम अपनाएं। ठीक है। दूसरा है लेबल, यानी पहचानें कि ये कौन सी भावना है, गुस्सा है, डर है या उदासी है। तीसरा है रीडायरेक्ट, उस ऊर्जा को कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएं। और चौथा है रिपीट, इसे बार बार दोहराएं ताकि दिमाग की वायरिंग बदल जाए। तो मूल रूप से भावनाएं पेट्रोल की तरह हैं। हाँ। चुनाव पूरी तरह से हमारा है। हाँ। हम उस पेट्रोल से अपना खुद का घर जला लें या उसी पेट्रोल को एक इंजन में डालकर रॉकेट की तरह उड़ान भरें। क्या बात है, एकदम सटीक एनालॉजी।
और जब इंसान अपने अंदर के इस इंजन को समझ लेता है ना, तो बाहर की दुनिया को देखने का उसका नजरिया भी बदल जाता है। किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हम द मिरर ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी एक आईना है, कह सकते हैं। जिंदगी आईना कैसे हो सकती है? क्या हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो असल में है? बिल्कुल नहीं। हम दुनिया को वैसी देखते हैं जैसे हम खुद हैं। मतलब? बाहर की दुनिया हमारे अंदर चल रही भावनाओं का ही एक 3D रिफ्लेक्शन है। मान लीजिए किसी इंसान ने एक नीला चश्मा पहन रखा है। अब वो जहां भी देखेगा उसे आसमान, पेड़, लोग सब कुछ नीला ही नजर आएगा। हाँ, क्योंकि चश्मा नीला है। बिल्कुल। अब वो चिल्ला सकता है, कंप्लेन कर सकता है कि दुनिया नीली क्यों है, लेकिन दुनिया नीली नहीं है, उसका चश्मा नीला है। ये बात छात्रों की जिंदगी में बहुत गहराई से लागू होती है। मान लो कोई छात्र अंदर से बहुत इनसिक्योर है, उसे लगता है कि वो पढ़ने में कमजोर है। अब अगर कोई प्रोफेसर उसे नॉर्मल तरीके से भी कुछ समझाएगा, तो उस छात्र को लगेगा कि प्रोफेसर उसकी बेइज्जती कर रहे हैं या उसे नीचा दिखा रहे हैं। उसे हर जगह सिर्फ रिजेक्शन और नेगेटिविटी ही दिखेगी। यही बात है, उसने अपनी असुरक्षा का चश्मा पहन रखा है। इसके ठीक विपरीत अगर कोई छात्र अंदर से कॉन्फिडेंट है, तो वो उसी प्रोफेसर की डांट में भी अपने लिए सुधार का मौका ढूंढ लेगा। उसे बाहर की दुनिया में हमेशा सपोर्ट और मौके नजर आएंगे। मतलब बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं करना है? बिल्कुल नहीं, बदलाव अपने अंदर के उस नीले चश्मे में करना है। तो मतलब अगर कोई लगातार बाहर की चीजों से कंप्लेन कर रहा है, तो उसे आईने को तोड़ने के बजाय ये देखना चाहिए कि वो आईने के सामने खुद कौन सा चेहरा लेकर खड़ा है। अगर हम आईने के सामने गुस्सा करेंगे, तो आईना भी गुस्सा ही दिखाएगा। यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा सबक है। हम हालातों को बदलने के लिए भाग दौड़ करते हैं, लेकिन अपने अंदर चल रही उस केमिकल फैक्ट्री को वैसे ही छोड़ देते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि खुश रहना कोई मंजिल या डेस्टिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम पास कर लिया या अच्छी जॉब मिल गई तो हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे। हाँ, खुशी तो बस सही रास्ते पर चलने और अपनी भावनाओं को डिकोड करने का एक साइड इफेक्ट या इनाम है। बिल्कुल। जो इंसान इस सिस्टम को समझ लेता है, जो अपने डर को कंपास और गुस्से को ईंधन बना लेता है, वो पूरी दुनिया चला सकता है। सही कहा। लेकिन जाते जाते मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर शायद हमें आगे और सोचना पड़े। अच्छा, वो क्या है? हमने आज हर भावना को समझने, उसे डिकोड करने और उसे एक हथियार बनाकर कंट्रोल करने की बात की। लेकिन हम अगर सोचें, क्या जिंदगी की हर चीज, हर भावना को कंट्रोल करने की ये जो तीव्र चाहत है, क्या ये खुद भी एक तरह का डर ही तो नहीं है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या जिंदगी में कभी कोई ऐसा पल नहीं आना चाहिए जहां हम इस लॉजिक और कंट्रोल के स्टीयरिंग को पूरी तरह छोड़ दें और बस भावनाओं को बिना किसी मकसद के, बिना किसी एनालिटिक्स के सिर्फ महसूस करें? क्या हद से ज्यादा कंट्रोल करना भी खुद में एक नई तरह की गुलामी बन सकता है? कहीं उस रिमोट कंट्रोल को कसकर पकड़ने की जिद में हम जिंदगी की असल खूबसूरती ही ना भूल जाएं? इसी सवाल के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।